स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 31 सीक्वेंस एंड सीरीज। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो जो 100 रुपये हमने उधार लिए, अब हमारे पास इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने 100 रुपये जो उधार लिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब जिसने आपको पैसे दिए थे उसने बोला कि मैंने आपको जो पैसे देने हैं वो 10% इंटरेस्ट पे देना है। 10% सिंपल इंटरेस्ट, 10% सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारे रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 100 रुपये लिए थे, तो इसका मतलब जैसे मान लो पहले साल आपने 100 रुपये लिए, ठीक है। तो जब एक साल पूरा बीत जाएगा, 10% पे आपने लिया, एक साल पूरा बीत जाएगा तो आपको 100 रुपये का 10% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10 रुपये। तो इसका मतलब है अगर आप एक साल बाद उसको पैसे वापस करोगे तो आपको 110 रुपये वापस देने पड़ेंगे। अब अगर मान लो एक साल बाद आपने पैसे वापस नहीं दिए, आपने दिए दूसरे साल बाद, तो अब अगले साल फिर से 10% लगेगा। अब भी 100 रुपये का 10% ही लगेगा। कितना दिया था? 100 रुपये, उसका 10%, फिर से 10 रुपये। अब 10 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 120। मतलब ये एक साल बाद, ये दूसरे साल, 2 साल बाद। अगर तीसरे साल का देखें फिर कितने हो जाएंगे? 130 रुपये। चौथे साल बाद 140 रुपये। तो मतलब कि जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है इस 100 रुपये पे ही लग रहा है। 100 रुपये का 10%, मतलब 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये ऐड होता जा रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे मान लो आपने पैसे उधार लिए, तो 100 रुपये आपने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ये जब हमने उधार लिया और अब हो गया एक साल, एक साल बाद, एक साल पूरे हो गए, तो आपको इस पे 100 रुपये पे 10% आपने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। कितना आया? अभी 10 रुपये आया। इसका मतलब आपको 10 रुपये उसको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। कितने हो गए? 110 रुपये। अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? इसमें इतना फ़र्क है कि अगली बार जब आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे नहीं लगेगा, अब इस पे लगेगा, इसका 10%। इसमें हमारा क्या होता था? हर बार 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% लगता जाता था। इसमें क्या होगा? इसमें जैसे 100 रुपये पे पहले 10% लगा, कितना हो गया? 110%। एक साल पूरा बीत गया था। उसके बाद जब अगला साल बीतेगा तो अब इसका 10% लगेगा। इसका 10% मतलब 110 का 10% इंटरेस्ट कितना होगा? 11 रुपये। अब इस बार 11 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो अब आपको कितने देने पड़ेंगे 2 साल बाद? ये 2 साल बाद कितने देने पड़ेंगे? 110 में कितना ऐड कर देना? 11। कितना हो गया? 121। अब अगला साल जब शुरू होगा, अब ये 2 साल हो गए पूरे। अब जब तीसरा साल बीतेगा, जब तीसरा साल बीता, तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर मिलेगा, 121 के, 121 का 10%। कितना हो गया? 12.1 रुपये। अब ये वाला इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा तीसरे साल के बाद। अब जो अमाउंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? इसमें ऐड कर दें हमने, तो ये हो गया 121 प्लस 12.1, 133.1। मतलब जो अब अमाउंट हो जाएगी 133.1 रुपीज़। ऐसे हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? हर साल हमें 100 रुपये का 10% ही देना पड़ता था। 100 रुपये का 10%, 110 रुपये, 110 रुपये, फिर से 100 रुपये का 10% और ऐड हो गया, फिर 10%, मतलब हर बार 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये ऐड हो रहे थे। अब इसमें हर बार 10 रुपये नहीं ऐड हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले साल इस पे इंटरेस्ट लगा, अगले साल ये इस पे इंटरेस्ट लगने के बाद ये हो गया 110। अब इस पे इंटरेस्ट, इसका 10% लगेगा, इसका 10% लगा के 121। अब अगले साल इसका 10% लगेगा, ऐड होगा, तो इसका 10%, उसके बाद ये हो गया 133.1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है।
तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फ़र्क है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे AP फॉर्म कर रही है, इसमें डिफरेंस सेम है, इसमें हर बार हमें 10 का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा, इसमें हमें डिफरेंस अलग मिल रहा है। तो ये तो AP में तो है नहीं, या चेक कर लेते हैं GP में है या नहीं। तो GP में चेक करने के लिए हम क्या करते थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो 110/100, यहाँ से हमारे पास आ गया 1.1। अब ये थर्ड अपॉन सेकंड करते हैं, A3/A2, तो ये हो जाएगा 121/110। तो ये कैंसिल हुआ 10 पे, ये कैंसिल हुआ 11 पे, यहाँ से आ गया 1.1। तो ये हमारा GP फॉर्म करेगी ये सीक्वेंस। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी GP फॉर्म होगी और जो सिंपल इंटरेस्ट में उसमें AP फॉर्म होगी। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट टू इन 10 ईयर्स। मतलब हमारे पास जो 500 रुपये थे वो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन द बैंक। ये जो 500 रुपये हैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया और 10 साल बाद कितना हो गया वो हमें पूछा है। विच पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। और जो इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 10 साल बाद वो पैसे कितने हो जाएंगे। मतलब पैसे कितने जमा कराए थे, 500 रुपीज़। अब जब 1 साल 500 रुपीज़ जमा करा दिए, अब जब 1 साल पूरा बीत गया, 1 साल जब पूरा बीत गया तो 500 का 10%, मतलब 500 का 10% कितना हुआ, 50। ये 50 रुपये इंटरेस्ट लग गया। अब मतलब जो 1 साल बीत गया पूरा, 1 साल पूरा कंप्लीट, 1 साल कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया अमाउंट हमें जो बैंक में जमा थी वो होगी हमारी 550 रुपये। अब बैंक में ये वाली अमाउंट जमा है। अब जब अगला साल बीतेगा मतलब 1 साल और बीतेगा, मतलब कितने साल बीत चुके, 2 साल कंप्लीट हो गए। तो अब इसका 10% लगेगा 2 साल जब बीत जाएंगे, मतलब 550 का 10% कितना, 55। अब जो इस साल हमें दूसरे साल के एंड में हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना रुपये मिलेगा, 55। पिछली बार कितना था, 50। तो अब हमारे 2 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड कर देते हैं 55 को, कितना 550 + 55। वैसे ही अगले साल इसके ऊपर जो ये अमाउंट टोटल आएगी कितनी हो रही है, पहले हमने जमा कितनी कराई थी, 500। फिर 1 साल बाद कितनी होगी, 550। उसके बाद 605। अगले साल जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा इस पे लगेगा इसका 10%। तो वैसे ही हमारे पास एक GP मतलब एक सीक्वेंस बनता जाएगा। तो ये हमने जमा कराए थे, तो 1 साल बाद, ये 1 साल बाद, 1 साल के बाद, ये 1 साल कंप्लीट होने के बाद का है, ये 2 साल, ये 3 साल, इसके बाद ऐसे ही 4 साल, ये 3 साल, ऐसे ही 4 साल, ऐसे 5 6 7 8 9, ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे 10 साल होगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यहाँ से 10 तक है। ये देखो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, यहाँ से ये हमने जमा कराए थे इससे 1 साल बाद, ये फिर 2 साल बाद, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट इन 10 ईयर्स। 10 साल बीतने पे ये अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ऐसे चलते चलते ये हमारी 11th टर्म हो जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A11। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 500। कॉमन रेशो फाइंड कर लेते हैं। कॉमन रेशो क्या होगी, A2/A1। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 10 पे, 5 11, ये हो गया 11/10। तो यहाँ से आ गया 1.1। तो कॉमन रेशो कितनी आ गई, 1.1।
अगर चेक करना है आपने कि ये जीपी फॉर्म कर रही है नहीं, या फिर हम एक और लेते हैं जैसे A3/A2, यहाँ से A3/A2 फाइंड करें तो A3 कितना है 605, A3 हमारे पास 605/A2 हमारे पास 550। इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 5 1 ये 0, ये 5 1 5 2 द 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये यहाँ से हमारे पास आ गया 11 के टेबल पे, 11 10 पे, 11 पे, और ये आ गया 1.1। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गई 1.1। अब हम फाइंड कर सकते हैं 11th टर्म। A11 को कैसे लिखेंगे हम, AR11 - 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 500 इंटू कॉमन रेशियो क्या आ गया 1.1 की पावर 10। तो मतलब 10 साल बाद जो हमारी अमाउंट हो जाएगी इतने रुपीज़। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमाउंट विल बिकम 500 इंटू 1.1 रेज़्ड टू पावर 10 रुपीज़ इन आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये था हमारा 31st क्वेश्चन। अब देखते हैं 32nd क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 32nd क्वेश्चन, इफ़ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की होती है, AX² + BX + C = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं इसको, जिसको ज़ीरोस भी बोल सकते हैं या रूट्स। दो रूट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की 2 वैल्यू आती है। x की 2 वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, पावर 2 है, तो इसकी ज़ीरोस भी 2 आएंगी। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो इसकी ज़ीरोस भी 2 होती, मतलब रूट्स भी 2 आते। अब यहाँ पे हमारा मान लो ये फर्स्ट रूट हमने मान लिया p और सेकेंड रूट हमने मान लिया q। इसको मान लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = p एंड x = q। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ़ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 और 5। ये देखो इसने क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन, अभी इसको छोड़ते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स है हमारे पास p और q। अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते थे, अरिथमेटिक मीन हम ऐसे फाइंड करते थे, p + q/2। हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता था तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। जैसे मान लो हमारे पास कोई 3 नंबर है A B C, हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो क्या है, बीच वाला नंबर = A + C/2। तो ये जो होता था इसको हम बोलते थे अरिथमेटिक मीन। तो ये अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया हमने, A + B/2। तो हमें पहले क्या बोला है, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, उन दोनों के रूट्स के इक्वल, सॉरी रूट्स के इक्वल नहीं, मतलब अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। जो अरिथमेटिक मीन है किसका, अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज़ 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स इज़ 5। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता था, ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया हुआ है 5, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन होता था क्या होता था, रूट ऑफ, अब यहाँ पे हमें रूट्स बोला है, ज्योमेट्रिक मीन रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन PQ = 5। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देखते हैं। इसमें हमें बोला है, इफ़ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 और 5। अरिथमेटिक मीन हमें कितना दिया था 8। अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे हैं, p + q/2। ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना दिया है 5। ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं, PQ। हमें कैसे पता चला कि हमने p + q ही करना है, तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स, और रूट्स हमने किसको लेट किया था, p को और q को। तो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स
यहाँ पे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी थी 8 और 5। तो ये हमारे पास इतना आ गया। तो हमें कहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, एक हमने क्लास 10th में भी किया हुआ है कि जब हमारे पास अगर सम ऑफ ज़ीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती थी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। हमारे पास ज़ीरोस हमने क्या लटके थे, हमने तो लटके थे एक ज़ीरोस पी और क्यू, यही ज़ीरो लटके थे हमने। तो सम ऑफ ज़ीरोस में मतलब पी प्लस क्यू, तो यहाँ लिख देते हैं पी प्लस क्यू इंटू एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मीन्स पी इंटू क्यू। अब हमें क्या चाहिए, पी प्लस क्यू चाहिए और पी इंटू क्यू चाहिए। तो यहाँ हमने अभी लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पी प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल है 8 के, और यहाँ से रूट पी क्यू इक्वल है 5 के। अगर इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इक्वल टू 16। अगर इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमारे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू आ गई और पी क्यू की वैल्यू आ गई। इसको दोनों को यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 25, ये इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।